अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 10 में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। इलेक्शन 2024 8 फरवरी का दिन, और अब हम देख रहे हैं कि हर गुजरते दिन जो एक पॉलिटिकल टेम्परेचर है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता चला जाएगा। एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात की बौछार होगी, और जाहिर है कि ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो आवाम से वोट लेने के लिए होंगी, एक अपना नैरेटिव आवाम के सामने रखने के लिए। और हर पार्टी की यही कोशिश होगी कि वो आवाम को इस बात पर उनकी जहन साजी करे कि वही सिर्फ और सिर्फ निजात दहिंदा हैं और वही इस मुल्क की किस्मत को आगे लेकर चल सकते हैं। तो ऐसे में हमने देखा कि जनाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून जो कि 18 महीने की इत्तेहादी हुकूमत में जो है वो एक साथ थे, लेकिन अब एक दूसरे पे ब्लेम गेम का सिलसिला शुरू है। सूरत हाल जो है वो ज़ाहिर है कि इस वक्त क़यादत के साथ तर्ज सियासत के ऊपर काफ़ी हमले हो रहे हैं। तो शैला रज़ा साहबा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम इस पूरे सिनेरियो के ऊपर बात करना चाहेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा और तर्जुमानी करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। बहुत शुक्रिया मैडम आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि जो इस वक्त पीपल्स पार्टी जो है वो नून लीग को महंगाई लीग कह रही है, और पीपल्स पार्टी नून लीग जो है वो हमले कर रही है पीपल्स पार्टी के ऊपर, तो ये 18 महीने की आप लोगों की इत्तेहादी हुकूमत की परफॉर्मेंस यकीनी तौर से ऐसी नहीं थी कि इसके ऊपर इलेक्शन जीता जा सके। ये तो एक दूसरे के ऊपर बाहम दस्तो गिरेबां होकर इलेक्शन जीतने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, एक बात तो ये है कि ये इलेक्शन का वक्त है, और इलेक्शन में आपको मुख्तलिफ जमातों के सामने इलेक्शन लड़ना है, और बड़ा इलेक्शन जो लड़ेंगे वो जाहिर है कि दो पार्टियां एक दूसरे के ख़िलाफ़ लड़ेंगी। तो मुख्तलिफ कराची में जब हम बात करेंगे तो हम MQM को भी याद करेंगे, दही सिंध में जाएंगे तो हम GDA को याद करेंगे, और इसी तरह मुख्तलिफ पार्टीज़ को, किसी जगह PTI को। अब जहाँ तक बात है 16-18 महीने की, तो देखें इसमें कोई परफॉर्मेंस इस तरह नहीं दे सकता था। 3 साल 8 महीने के जो मसाइल थे वो रिजॉल्व होना इंतहाई मुश्किल थे, और अभी तक नहीं हुए। इस वक्त भी महंगाई की सतह बढ़ रही है, और इसके बावजूद कि हम देख रहे हैं कि डॉलर को कंट्रोल हो रहा है, और इसके अलावा पेट्रोल की कीमतें भी कम करने की इसी तरह काबू नहीं आ रही। तो हम पहली बात तो ये है कि हमने जो ये बेड़ा उठाया था उससे हमें मालूम था कि सियासत को नुकसान होगा, लेकिन इंटरनेशनली जो पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी है उसको मसला था कि IMF से हम जो वादे करके मुकर गए थे। अब जरा आगे बढ़ते हैं, और बड़ा इंपॉर्टेंट एक बयान जो कि इस वक्त नून लीग की तरफ से कहा जा रहा है कि जनाब 18वीं तरमीम नामुकम्मल है और नून लीग इसे मुकम्मल करेगी, जबकि पीपल्स पार्टी 18वीं तरमीम के ऊपर पहरा देने की बात कर रही है। ये क्या मामला है? अच्छा, देखिए बात यह है कि हमें तो पहले ही बड़े ऑब्जेक्शंस हैं, क्योंकि जब COD हुआ था तो उसमें बहुत सारी बातें तय हुई थी। फिर उसके तहत हमने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की। अब 18वीं तरमीम में जो बातें थी उसमें सबसे पहली बात तो यही थी कि जो डिवोल्यूशन ऑफ पावर था तो वो दिसंबर 2013 से वो डिवॉल्व होना था। उसके सारे बातों पे अमल नहीं किया गया, और फेडरल में फिर भी एजुकेशन, हेल्थ और इन सब चीज़ों को जो है वो दोबारा से रखा गया। और दूसरी बात जो थी वो उसके हिसाब से NFC था। NFC में बहुत सारी बातें, पॉपुलेशन के अलावा पॉवर्टी भी को भी काउंट किया गया था। लेकिन सिर्फ पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ही NFC कर सकी, 2/3 की नून लीग भी नहीं कर सकी, और सेम पेज के ऊपर पूरी कुव्वतों के साथ PTI भी नहीं कर सकी। और हमारे टैक्स कलेक्शन के मैटर्स थे जो कि अधूरे रहे। हमारे मिनरल्स के जो थी रॉयल्टी थी जिसको उस तरह से नहीं दिया जाता, और जो हमें NFC मिलना होता है जिसमें फेडरल ट्रांसफ़र होते हैं और बहुत सारी चीज़, वो हमें फिगर कोई और दी जाती है डिजिटल, लेकिन हमें मिलता नहीं है। तो इसके अलावा जो अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस का प्रोसीजर था उसको भी नून लीग ने अपने जमाने में डिस्टर्ब किया। आप ये कह रही हैं कि 63 एक मिनट में नहीं हुई। एक मिनट
जब 18वीं तरमीम कर रहे थे तो हमने ये कहा था कि 62-63 को ख़त्म कर दें, लेकिन मियाँ साहब ने कहा वो उठ के चले जाएंगे अगर ऐसा हुआ। हाँ। और फिर हम नैब को ख़त्म करने की बात थी, इन सबको उन्होंने खुद भुगता। तो मेरा ये कहना है कि सिर्फ 18वीं तरमीम क्यों कह रहे हैं आप? ये कहिए कि जो भी, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक लाइव डॉक्यूमेंट है, आप ये कहें कि हम इंशाल्लाह जो भी डॉक्यूमेंटेशन होगी कॉन्स्टिट्यूशनल वो मिलके करेंगे। लेकिन अगर आप 18वीं तरमीम की बात करेंगे तो ये 2/3 मेजॉरिटी से हुई थी और ANP ने भी इसमें बगावत का ऐलान किया है कि वो नहीं होने देंगे। तो नून लीग अगर इस तरह करेगी तो छोटे सूबे जो हैं, खासतौर पर बलूचिस्तान और सिंध, उनमें बहुत ज्यादा बेचैनी होगी। अच्छा, अब ये भी कहा जा रहा है कि इस वक्त जो पहले ही बेचैन है। ठीक है, नहीं आगे बढ़ते हैं ज़रा, क्योंकि रिलेट करना चाहूँगा कि जो तनकीद है इस वक्त पीपल्स पार्टी जो नून लीग के ऊपर तनकीद कर रही है, मियाँ साहब की सियासत के ऊपर और मौजूदा हालात पे तनकीद कर रही है, वो सिर्फ पंजाब में अपनी एग्जिस्टेंस लेने, पंजाब में वोट लेने के लिए कर रही है। तो पंजाब में बकौल नून लीग, पंजाब में आपकी पोजीशन न सिर्फ पंजाब में बल्कि रेस्ट ऑफ द प्रोविंसेस में काफ़ी ख़राब है। अच्छा, पंजाब में नून लीग की अपनी पोजीशन कैसी है पहले से ये सोचना पड़ेगा। मियाँ साहब अभी तक अपने हलके में नहीं गए हैं और वो सारे लोग जो इनको छोड़ के गए थे और जिनके लिए मरियम साहिबा ने कहा था कि इनकी जगह वॉशरूम में, वो लोटो को भी उन्होंने शायद PMLN को अब उन्होंने वॉशरूम बना लिया है कि उनको दोबारा ले लिया है अपने नाराजगी के बावजूद। और दूसरी बात यह है कि हम तो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद भरपूर जो एक सियासी इंतकामी कार्रवाइयाँ की गई, पार्टियां बना के, जिसमें नून लीग को भी बनाया गया, पंजाब से ये हमें ख़त्म नहीं कर सके। लेकिन नून लीग जो कहते हैं कि वो जो कह रहे हैं कि रेस्ट ऑफ द पाकिस्तान, तो सिंध में कहाँ खड़ी है? आप बताएं ना। असेंबलीज में होने की तो दूर की बात है, असेंबली में तो होने की दूर की बात है। अभी तो उनकी अपनी पार्टी में बशीर मेमन को फील्ड नहीं मिल रही। लेकिन जो जोड़ तोड़ कर रहे हैं बशीर मेमन साहब, अब मुझे जरा इसके ऊपर भी बताइए। एक जो ग्रेटर अलायंस जो है वो सिंध में बनने जा रहा है पीपल्स पार्टी के खिलाफ, तो यहाँ पर तो MQM खुद नजरें लगा के बैठी है वजारत आला के ऊपर, वजीर आला की कुर्सी के ऊपर। सिंध में टफ टाइम देने की कोशिश की जा रही है। जिस दिन से MQM बनी है वो ये बात करते हैं कि वजीर आला हमारा होगा, तो ये उनकी एक हैबिचुअल स्टेटमेंट, चीफ मिनिस्टर की बात कर रहा हूँ, चीफ मिनिस्टर। जी, ये उनका एक हैबिचुअल स्टेटमेंट है जो उन्होंने शुरू दिन से कहा, हुआ नहीं। और एक वक्त तो ऐसा भी आया कि सिंध के माहिदे के मुताबिक अगर वजीर आला पंजाब वो सिंधी हो तो गवर्नर उसको उर्दू स्पीकिंग होना चाहिए। लेकिन एक वक्त ऐसा आया लियाकत जतोई के ज़माने में कि ये इस पे भी आवाज़ नहीं उठा सके कि उर्दू स्पीकिंग गवर्नर हो। तो पहले ये सोच लें कि क्या चाहते हैं। जो आपने ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस की बात की, GDA, वो ऑलरेडी सिंध में एग्जिस्ट करता है। नहीं, मैं कह रहा हूं कि वसीतर इत्तेहाद बशमूल GDA, बशमूल फंक्शनल लीग और ये MQM और सारी जो पार्टीज हैं। माय गॉड, आपको पता ही नहीं है कि GDA है क्या? GDA का मतलब है ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस। नहीं, उसमें MQM तो नहीं है ना। प्लीज, उसमें MQM बिल्कुल आपकी यही तो गलती है। पहले भी पीपल्स पार्टी के खिलाफ GDA ने इलेक्शन लड़ा था, जिसमें JUI, जमात इस्लामी, PMLN, PTI, MQM और उनको लीड कर रही थी मुस्लिम लीग फंक्शनल। ये सारी जमातें सही देही सिंध में इकट्ठे होके हमारे खिलाफ लड़ती हैं और शहरों में एक दूसरे के खिलाफ लड़ती हैं। तो पहले भी आपने रिजल्ट देखा होगा। मैं थोड़ा सा तस्सीह यहाँ पर ये करना चाहूंगा शैला बीबी कि मैं GDA के साथ जो एक ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस है, मैं एक ग्रेटर अलायंस की बात कर रहा हूँ, बशमूल GDA, बशमूल रेस्ट ऑफ द पार्टीज अगेंस्ट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। ये मैं कह रहा हूँ, ये होता रहा है भाई। इस दफा सिर्फ ये है, ये होता रहा है। GDA इसी का ही नाम है, ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस इसी का नाम है, जिसमें ये सारी पार्टियां जिसको लीड मुस्लिम लीग फंक्शनल करती है। लेकिन अब की दफा ये चाह रहे हैं कि हैदराबाद और कराची की सतह पर भी ये अलायंस काम करे। लेकिन पहले भी जो है नून लीग के, अब शायद ये सीट टू सीट करना चाह रहे हैं, लेकिन सॉरी,
हमें मसला नहीं है। अच्छा, बलूचिस्तान वहां पे मियां साहब गए और मियां साहब ने जाके कहा जा रहा है कि फतह करके आए वहां बलूचिस्तान अवामी पार्टी, और जिसके ऊपर बहुत नजर थी इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। लेकिन जो सियासत मियां साहब की भी जो सियासत इलेक्शन के बाद होती थी वो अब इलेक्शन से पहले देखने में आ रही है, बिलखुसूस ये जोड़ तोड़ वाली ये सारी चीजें। देखिए, वो अपने आप को इलेक्शन से पहले कमजोर पा रहे हैं, इसीलिए जिस जमात के खिलाफ उन्होंने 3 ऑपरेशन किए जिसे दहशतगर्द कहा, वो उसके पास आए हैं, MQM के पास। इसी तरह जो बलूचिस्तान में बाप पार्टी है, जिसके लिए मरियम साहिबा ने जब वो हमारे साथ थे तो ये कहा था कि बाप पार्टी का भी एक बाप है जिसने उनको इधर बिठाया है। तो अब पता नहीं उस बाप ने बिठाया है या ये बच्चे खुद बदतमीज हो गए, तो ये अपने बाप के भी बाप बन गए कि अपनी मर्जी से आ गए, ये तो मरियम साहिबा से पूछना पड़ेगा। बाकी ये है कि अगर नून लीग ये समझती है कि उस पर इतना बुरा वक्त आ गया है कि वो इलेक्टेबल्स को मिलाए कमरों में बंद हो के, तो इसका मतलब है कि हालत तो पतली हुई फिर उसकी। हम ये समझते हैं कि वो कोशिश ये करेंगे कि या तो लोग हमें जम हो जाएं, या फिर जब इलेक्शन के बाद अवाम जो हमें रिजल्ट दे हम उसमें दूसरी पार्टीज के साथ सीट एडजस्टमेंट करें। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शैला रजा हमारे साथ मौजूद थी और बात यहीं पर आकर ख़त्म होती है कि वो इलेक्टेबल्स जिनकी वजह से हमने हमेशा देखा कि पाकिस्तान का जमहूरी निज़ाम को जिस तरह से नुकसान हुआ है, आज हमारी सियासी जमातें आगे बढ़ने के लिए उन्हीं इलेक्टेबल्स के पास दोबारा जा रही है और उन्हीं इलेक्टेबल्स को दोबारा शामिल करना चाह रही हैं। तो ये आइंदा आने वाली हुकूमत जो है, ये जो निज़ाम जमहूरियत होगा, ये क्या डिलीवर करेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल का निशान है। एक छोटे से ब्रेक की तरफ चलेंगे और ब्रेक के बाद बात करेंगे इस पूरे जो सियासी इस्तेहकाम जिसे हम कहेंगे, क्योंकि गैर यकीनी की सियासी सूरत जो है वो ख़त्म हुई इलेक्शन के अनाउंसमेंट के बाद और आपकी कैपिटल मार्केट्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म करना शुरू किया। क्या वजह सिर्फ यही है या कुछ और भी है, ये जाने के बाद। वेलकम बैक। और अब बात करेंगे पाकिस्तान की मईशत के हवाले से। इस वक्त चूंकि इलेक्शन के अनाउंसमेंट के बाद ही हमने देखा कि पाकिस्तान की जो कैपिटल मार्केट्स हैं वो ऑल टाइम हाई के इस वक्त मौजूद हैं। हर गुजरते दिन नए रिकॉर्ड्स जो हैं वो पाकिस्तान की कैपिटल मार्केट्स के अंदर बन रहे हैं। लेकिन बात सारी ये है कि क्या चीज़ें इतनी ही क्रिस्टल क्लियर हैं? एक गैर यकीनी की जो सूरत हाल थी वो किस हद तक क्लियर हुई? फॉरेन इन्वेस्टर जो है वो पाकिस्तान को किस तरह से रीड कर रहा है, स्पेशली अगर अमन अमान के हवाले से बात की जाए और फिर पॉलिसीज के तसलसल के हवाले से बात की जाए तो क्या तरजीहात होती हैं फॉरेन इन्वेस्टर की? नजम अली साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, आप CEO हैं नेक्स्ट कैपिटल के। बहुत शुक्रिया नजम साहब आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि किस हद तक आप कह सकते हैं कि इलेक्शन के हवाले से सूरत हाल क्लियर हुई है और उस वाज़े क्लियर सूरत हाल पर जो एक अनसर्टेनिटी थी इन्वेस्टर्स में वो किस हद तक क्लियर हुआ है? देखिए, मामला सिर्फ इलेक्शन की अनसर्टेनिटी का नहीं था। जो ज़्यादा अनसर्टेनिटी थी वो ओवरऑल पॉलिटिकल थी। उसमें फेट ऑफ डिफरेंट पॉलिटिशियंस, इलेक्शंस, उनके मुकदमात, उसके अलावा सबसे बड़ा एलिमेंट जो था ना वो इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी का था। क्योंकि 2023-24 का जो बजट आया था उसके बाद जाहिर है उसमें कुछ चीज़ें थी जो IMF के कहने पे शामिल की गई थी। तो ये बड़ा देखना था कि क्या पाकिस्तान उस बजट से एडहियर करेगा, कितना उसको कंप्लाई करेगा, क्योंकि सारा फिर IMF का जो रिव्यू था जो अभी कंप्लीट हुआ है वो उस पर डिपेंड करता था कि वो टारगेट्स मीट हुए या नहीं हुए। सो ये सारी अनसर्टेनिटीज़ थी। तो अब दोनों लेवल पे काफ़ी क्लैरिटी आ गई। पॉलिटिक्स भी किसी हद तक क्लियर हो गई है। इलेक्शन पे भी ऑल्दो बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटीज़ चली हैं, लेकिन अब नज़र आ रहा है कि इंशाल्लाह जो डेट थी उस पर वो हो जाएंगे। उसके अलावा जो सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है, मैं जो समझता हूँ वो ये था कि एक फ़ाइनेंशियल मार्केट्स में कॉन्फिडेंस आया है और उसका बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है। कुछ तो शायद इंटरम जो इससे पहले जो PDM की गवर्नमेंट थी उसके आखिरी दिनों से शुरू हो गया था, लेकिन वो थोड़ा सा लेट शुरू हुआ और उसमें काफ़ी नुकसान भी हुआ। लेकिन ये जो इस गवर्नमेंट ने आके कुछ स्टेप्स लिए जिससे कि सारी IMF को रीअश्योर कराना पड़ा
कि ठीक है हम आपके सारे जो टारगेट्स हैं, चाहे वो एनर्जी सेक्टर से हों या वो एफएक्स मार्केट से हों या जो भी उन्होंने टारगेट सेट किए थे, हम उनको कंप्लाई करेंगे एंड लेटर एंड स्पिरिट के साथ कंप्लाई करेंगे। तो वो जब से उस पे एक विजिबिलिटी आई और IMF ने उसकी तारीफ भी की, उसने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। अच्छा, इस हुकूमत में, इंटरिम गवर्नमेंट में हमने देखा कि इन्होंने जो सर्वेलेंस के हवाले से बहुत जो है वो फ्रंट फुट पे आके, जिस तरीके से आप डॉलर के हवाले से बात कर लें और आप जो कार्टेल्स थे, चाहे वो चीनी के हवाले से और दीगर, उनके खिलाफ जो क्रैकडाउन और हुआ, तो ये एक्शन ज़रूर हुआ, बट ये आप नहीं समझते कि ये कंप्लाइंस तो हर गवर्नमेंट का फ़र्ज़ है और उसूलन ये तो होना ही चाहिए था पाकिस्तान के उसमें, लेकिन जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स होती हैं, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट्स होती हैं, वो बहुत सी जगहों पर कॉम्प्रोमाइज़ कर देती हैं। तो चूंकि केयर टेकर गवर्नमेंट का कोई पॉलिटिकल अज़ाइम नहीं है, लिहाजा ये कर सके, तो इस बात की क्या गारंटी है कि आगे चल के ये मामला उठाएंगे? ये भी तो एक सवाल बनता है ना जी। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है और आई हैव ऑलवेज बीन वेरी क्रिटिकल कि जिस तरीके से पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स ने आके इस मुल्क को चलाया है, 1990 से देख लें, बहुत ही शॉर्ट साइटेड एजेंडाज होते हैं सबके। वो अपने 5 साल में वो काम करना चाहते हैं जो कि एकदम से विजिबल हों, जिनसे उनको वाह मिल सके, और कोई भी जो पाकिस्तान की जो लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक टारगेट्स हैं उन पे काम नहीं होता, चाहे वो पॉपुलेशन प्लानिंग हो या वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग हो, उसके अलावा आपके जो भी इकोनॉमिक बेस हैं, जैसे कि आपका टैक्स का बेस है, तो जो स्ट्रक्चरल बेसिकली इश्यूज़ हैं इकोनॉमी के, वो कभी कोई एड्रेस करने की कोशिश नहीं करता। उसकी वजह यह है कि वो काफ़ी पेनफुल हैं और वो उनका पॉलिटिकल कैपिटल जो है वो उससे इम्पैक्ट होता है। तो कोई ये जुर्रत नहीं करता, चाहे ये पीपल्स पार्टी हो, PMLN हो या PTI हो, विदाउट एक्सेप्शन सब लोग आके अपने 5 साल में मगन रहते हैं और फिर वो इस तरह से चले जाते हैं। नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ है कि पाकिस्तान के इकोनॉमिक मसाइल जो पहले से थे वो बढ़ते बढ़ते, क्योंकि उनको हल नहीं किया गया, तो अब एक ऐसी नहज पे आ गए कि उसके बाद वो एक सिचुएशन आती है। सर, अब हम देख रहे हैं ना कि स्टेक होल्डर्स तो और भी आ गए। मिसाल के तौर पे SIFC के हवाले से बात करें, एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से बात करें, और चूंकि ये लार्जर इंटरेस्ट ऑफ कंट्री है तो ये चीज़ें रिजॉल्व होनी चाहिए ना। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स के ऊपर भी बात होनी चाहिए, होलसेल रिटेल के ऊपर भी होनी चाहिए, रियल इस्टेट के ऊपर भी होनी चाहिए। ये तो जो करने वाले काम है वो ये हैं जी। वो तो जाहिर है, उसका तो पूरी एक लंबी फहरिस्त है, अगर आप उसकी डिटेल में जाएंगे तो मेरा ख्याल है आपका प्रोग्राम छोटा पड़ जाएगा। वो तो एक जाहिर है कि एक इंटरिम गवर्नमेंट का तो एजेंडा नहीं हो सकता। वो एक ऐसी गवर्नमेंट जो कि 5 साल के लिए आई हो, वो उसको पॉलिटिकल कंसेंसस की मैं बात कर रहा हूँ, अमंग ऑल दी पॉलिटिकल पार्टीज जो है, ये सबसे पहले एक होना चाहिए इन चीज़ों पे। ये कभी भी नहीं रहा। देखें, चाहे प्राइवेटाइजेशन ले लें, आपको याद होगा जब PIA की प्राइवेटाइजेशन PMLN में हुई तो दोनों जो पार्टीज़ थी मेन, PTI और PPP, दोनों ने जो है उसको रजिस्ट किया। अभी भी रेजिस्टेंस चल रही है। मुझे याद है कि जब OGDC की एक सेल होने लगी थी, जो कि उस ज़माने में मुझे याद आई थिंक $2 पर शेयर हो रही थी, तो PTI ने जाके KP से कि पेशावर हाई कोर्ट स्टे ले लिया था। तो ये ऐसा नहीं है कि वो प्राइवेटाइजेशन पे बिलीव नहीं करते, बट ये एक दूसरे की टांग खींचने की जो आदत है गवर्नमेंट्स की, उससे मुल्क को बहुत नुकसान होता है। देखिए ना, OGDC अगर उस वक्त बिक जाते शेयर्स तो गवर्नमेंट को पैसा मिलता और $2 पे बिकते। अब वही शेयर जो है ना, आज आपका जो है ना 1/3 ऑफ दैट प्राइस अगर डॉलर टर्म्स में लें तो वो ट्रेड होता है। तो ये पॉलिटिकल कंसेंसस जो है ना, ये लोगों को इसमें एक आगाही देनी चाहिए और लोगों को बताना चाहिए कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं इनकी ज़िम्मेदारी है कि ये आके पहले से अनाउंस करें। अगर फ़र्ज़ करें इन्होंने प्राइवेटाइजेशन नहीं करनी या ये खिलाफ हैं, तो पहले अपने जिस दिन इलेक्शन हो रहे होते हैं उस दिन ये बताएं आकर, मैनिफेस्टो में बताएं। उस दिन तो नहीं करता, उस दिन कोई नहीं करता। ये जब सब्सिक्वेंटली जब गवर्नमेंट को तंग करना होता है तो फिर सारे कूद पड़ते हैं उनकी टांग खींचने के लिए। ठीक है, अच्छा, अब ज़रा आ जाते हैं। इस वक्त पाकिस्तान में 22% जो है वो पॉलिसी रेट है और डोमेस्टिक इकॉनमी तो बिल्कुल नहीं सकती। किस तरह से देखा जा रहा है? और दूसरा ये मैं ज़रूर आपसे जानना चाहूँगा कि हुकूमत के पास ना फिजिकल साइड पे स्पेस है, ना मॉनेटरी साइड पे स्पेस है, बट ये जो महंगाई को कंट्रोल करने के लिए शरह सूद बढ़ाने का फॉर्मूला है, ये कभी पाकिस्तान में सर्व कर पाया? हमने तो कभी नहीं देखा। ये थ्योरी क्यों लेकर चल रहे हैं? एक्चुअली देखें, इन्फ्लेशन जो है उसकी तो कई वजूहात रही हैं, वो हमें सबको पता है
एक तो जिस तरह से इंटरनेशनल कमोडिटीज़ की प्राइसेस दुनिया में मूव हुई, और क्योंकि पाकिस्तान उनका इंपोर्टर रहा है मेन, हाँ। तो वो एक एक्सटर्नल शॉक आया। ठीक है। उसके अलावा आपकी करेंसी इतनी डीवैल्यू हुई, उसका सारा एक इम्पैक्ट आया आपकी उसमें। उसके अलावा फिर कुछ सप्लाई रिलेटेड इश्यूज भी रहे हैं, कोई डिस्ट्रप्शंस रही हैं सप्लाई की कोविड के ज़माने से। मेजॉरिटी जो आप कहेंगे कि जनाब कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है, डिमांड पुल नहीं है पाकिस्तान में। देखिए, इंटरेस्ट किसी हद तक तो होता है, क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट थोड़े से लो होते हैं तो डिमांड तो एग्जिस्ट करती है उस वक्त। तो ये तो नहीं कहना चाहिए कि सारा का सारा इन्फ्लेशन जो है वो कॉस्ट पुश है, तो कुछ तो इंटरेस्ट रेट ज़ाहिर है कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। बट ये बात बिल्कुल सही है कि जो एज ए टूल ऑफ जो पॉलिसी है वो सिर्फ इंटरेस्ट रेट से उसको एड्रेस करना जो है वो मुनासिब नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट एक और भी काम, गवर्नमेंट जितनी भी सब गवर्नमेंट्स गुजरी हैं वो सब एक करती हैं। एक तरफ तो आप टाइट मॉनेटरी पॉलिसी कर रहे होते हैं कि इंटरेस्ट रेट टाइट किए हुए हैं, मनी सप्लाई पे नज़र रखी हुई है, और दूसरी तरफ आपने पूरी जो फिजिकल साइड है ना उसको बिल्कुल खुला छोड़ा हुआ है, वहाँ पे एक्स्ट्रावेटिंग नहीं, तो वो न्यूट्रलाइज हो जाती है आपकी जो मॉनेटरी पॉलिसी है। सो ये गवर्नमेंट्स में एक डिसिप्लिन जो है वो बहुत ज़रूरी है। आई एम ग्लैड कि IMF इस मुल्क में मौजूद है, क्योंकि मैं अभी उनका पूरा रिव्यू पढ़ रहा था जो उन्होंने ये वाला कंक्लूड किया है। मुझे उसको पढ़ के लगा कि हम बिल्कुल भी कोई काम करने को तैयार नहीं है जब तक हमारे सर पे एक डंडा ना हो कि वो हमें बता रहे हैं कि आप अपनी एनर्जी पॉलिसीज़ जो हैं वो ऐसे करें, अपने लॉसेस कट करें, अपना थेफ्ट कम करें, अपनी टैरिफ्स को रैशनलाइज करें। ये तो किसी गवर्नमेंट को खुद करना चाहिए। ये तो लार्जर इंटरेस्ट, पाकिस्तान के लार्जर इंटरेस्ट में है कि हम अपनी इकॉनमी को डॉक्यूमेंट करें, अपना मुआशी क़िबला दुरुस्त करें, उसको ट्रांसपेरेंट करें और डॉक्यूमेंटेशन की तरफ आएँ। तो ये सारी चीज़ें IMF कह रहा है, ये हमारे अपने, लेकिन हमारे यहाँ उसको एक ज़रा पॉलिटिकल स्लोगन बना लिया जाता है IMF के हवाले से, जो कि अगेन सियासत होती है। नाज़रीन, नजम अली साहब प्रोग्राम में मौजूद हैं। छोटे से ब्रेक की कॉल, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक जी नजम साहब। तो गोइंग फॉरवर्ड आपको इन मौजूदा पॉलिसीज़ के हिसाब से, इनकी कंटिन्यूशन के हिसाब से रिलीफ नज़र आ रहा है इकॉनमी के अंदर? अभी तक तो जो गवर्नमेंट की इंटेंशंस हैं, जो इंटरम गवर्नमेंट हैं, उससे तो मुझे बहुत एक कॉन्फिडेंस आता है कि चीज़ें राइट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। देखिए, हमारे मसले तो दो ही हैं ना, दोनों फिजिकल और मॉनेटरी साइड पर ही हैं कि फिजिकल जो पॉलिसीज़ हैं उनको, क्योंकि हमारे पास अब डेट इतना बढ़ गया है कि उसकी सस्टेनेबिलिटी एक मुश्किल काम हो गई है, तो हमने अपना डेट नहीं बढ़ने देना। दूसरा ये है कि उसकी जो सर्विसिंग है, जो इंटरेस्ट कॉस्ट है, उसको किसी से अब 22% पे गवर्नमेंट के लिए बड़ा मुश्किल है। ऑलमोस्ट 80-90% ऑफ योर टैक्स रेवेन्यूज़ जो हैं वो सारे चले जाते हैं इन इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ द डेट। तो इसलिए इन्फ्लेशन का इसलिए भी नीचे आना ज़रूरी है कि इंटरेस्ट रेट नीचे आए, बल्कि इंटरेस्ट रेट इसलिए भी नीचे आने ज़रूरी है कि गवर्नमेंट की डेट सर्विसिंग कॉस्ट नीचे आए। वरना होगा क्या कि अगर इंटरेस्ट रेट नीचे ना आ पाए और डेट सर्विसिंग कॉस्ट ऊपर रही तो फिर इनको कोई और मैकेनिज़्म करना पड़ेगा, टैक्सेस बढ़ाने पड़ेंगे, जो कि फिर इस वक्त जो है ना गवर्नमेंट, इस वक्त जो इकोनॉमी है वो मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकती कि उस पर मज़ीद। ऐसे में अगर कोई फ्लरिश कर रहा है तो सिर्फ हमारा जो बैंकिंग सिस्टम है पाकिस्तान में, ज़ाहिर है कि उनके मेरे ख्याल से सिर्फ अगर इस साल देखें जुलाई से और 10 नवंबर तक 3.2 ट्रिलियन उन्होंने कर्जा लिया है बैंकों से, कमर्शियल बैंकों से। इसमें हमारी सारी गवर्नमेंट जो है ना वो कसूरवार हैं। उनको नहीं चाहिए, उनको चाहिए था कि कोई और अल्टरनेट चैनल्स जो है वो रिसोर्स मोबिलाइजेशन के रखते। ये बहुत अच्छा स्टेप लिया है अभी फाइनेंस मिनिस्टर ने और SECP ने मिलकर, जो कि सकूक की ऑक्शन शुरू होगी PSX से अब, तो उससे एक अल्टरनेट चैनल्स एग्जिस्ट करेंगे, क्योंकि बैंकों का काम नहीं है ये कि वो सारी की सारी जो नेशनल सेविंग्स हैं वो उठा के गवर्नमेंट को और पूरी की पूरी इकॉनमी फारिग हो जाए। तो अभी तक तो ऐसा ही अभी तक होता आया है। और इसमें स्टेट बैंक का हमारे बहुत बड़ा कसूर है। हमें गवर्नमेंट का कसूर तो है ही, बट स्टेट बैंक ने भी कभी इस चीज़ को डिस्करेज करने की कोशिश नहीं की। वो भी एक बड़े बहुत अनफॉर्चुनेट एक बात है कि स्टेट बैंक भी जो है ना वो एक मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का पार्ट ही बन के इस मुल्क में रहा है। कभी उसने अपनी इंडिपेंडेंस आज तक मुझे तो कभी शो नहीं होती नजर आई, एक ज़माने में थी। और दूसरा अभी क्योंकि IMF हमेशा बात करता है कि जनाब ऑटोनमस बॉडी हो स्टेट बैंक, और फिर ये होता है कि प्रेशर IMF की तरफ से, प्रेशर यहाँ से है और शरह सूद बढ़ानी है, पॉलिसी रेट बढ़ाना है, तो कहाँ गई हमारी इंडिपेंडेंस पर? देखिए, ये इस हद तक तो ये बात दुरुस्त है कि स्टेट बैंक क्योंकि पाकिस्तान का एक इदारा है और उसको बाकी इदारों के साथ मिलकर चलना है, बट ये भी नहीं होना चाहिए कि जो उसका रेगुलेशन का काम है बैंकों का कि वो छोड़कर बैठ जाए।
अब वहाँ उसने पर पार्टी लिमिट्स बनाई हुई है। अगर आप प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है तो आप पे तो है कि आप उसकी इतने % से लैंड नहीं कर सकते, लेकिन गवर्नमेंट पे ऐसी कोई लिमिट नहीं है। गवर्नमेंट चाहे तो सारा का सारा उठा के ले जाए। उसके अलावा स्टेट बैंक खुद भी लिक्विडिटी इंजेक्ट कर रहा है। दैट्स द पॉइंट। ये मैं आपसे समझना चाह रहा था कि अगर ऑन एवरेज अगर मैं 3.3 ट्रिलियन को लूं तो दिन का अगर गवर्नमेंट लेती है तकरीबन 25 अरब के करीब। बात सारी है कि क्या हमारे जो कमर्शियल बैंक्स हैं इनके पास इतना पैसा है? ये कहाँ से लैंड कर देते हैं? इनके तो डिपॉजिट बेस भी इतना नहीं है कि जनाब ये इतना 3000 अरब जो है ये दें, तो ये ओमो के जरिए होता है। जी ये देखें, ये बड़ी बदकिस्मती है ना, मतलब सेंट्रल बैंक इनको पैसे देता है, फिर ये गवर्नमेंट को उधार दे देते हैं और स्प्रेड बनाते हैं उसके ऊपर। ये तो सीधा आई मीन जो प्राइवेट सेक्टर ओनर्स हैं बैंक्स के, उनकी जेब में जा रहा है ना ये पैसा। बहुत मतलब क्योंकि आईएमएफ कहता है कि आप डायरेक्ट वो नहीं करेंगे, नोट प्रिंट नहीं करेंगे, सेंट्रल बैंक से नहीं लेंगे, तो ये विंडो खुली हुई है। ये विंडो खुली हुई है और ये एक बहुत मेरा ख्याल है आईएमएफ को इसको देखना चाहिए। आईएमएफ को इसको देखना चाहिए। सर आगे बढ़ते हैं। कैपिटल मार्केट से आपने बात की, पीएसएक्स की आपने बात की, ऑल टाइम हाई के ऊपर इस वक्त मौजूद है। मार्केट कैप इस वक्त क्या होगा, कैपिटलाइजेशन मार्केट की अंदाजन? देखिए मार्केट की कैपिटलाइजेशन तो अब आपका डॉलर इतना ज़्यादा अप्रिशिएट हो गया तो जाहिर है उस हिसाब से बहुत गिर गई है। अगर आप 35 शायद बिलियन डॉलर, लेकिन अगर आप उसको पीकेआर में देखें तो फिर शायद उतनी बड़ी अभी भी उसमें जाहिर है काफ़ी गुंजाइश बाकी है। लेकिन पाकिस्तान में देखें जो मार्केट होती है ना वो एक उसका पी मल्टीपल होता है, जैसे आजकल 4 के करीब है। ठीक है, तो जब आपका इंटरेस्ट रेट 22-25% होगा तो उसका जो पी मल्टीपल है ना वो इन्हीं रेंजेस में आएगा। ठीक है, जैसे जैसे आप उसकी पी मल्टीपल उसका तब्दील होगा, जब इंटरेस्ट रेट गिरेंगे तो ये मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ती चली जाएगी। बट वो जो लेवल्स हैं उसके लिए चाहिए कुछ नए आईपीओज आएँ, कुछ और बड़े आईपीओज आएँ, उसके बाद ही जो है उसके बाद ही मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ पाएगी। एक चीज़ और सर, क्या आपका जो स्टॉक बेंचमार्क 100 इंडेक्स है वो किस हद तक ट्रू रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है? आप समझते हैं इकोनॉमी के बैरोमीटर अगर हम बात करें फॉर मी लाइक, क्योंकि आपका 100 इंडेक्स जो है उसमें एक वेटेज बैंकिंग सेक्टर का है, ऑयल सेक्टर का है। इंटरनेशनली ऑयल प्राइसेस बढ़ती हैं तो यहाँ पे इन्वेंट्री गेन्स के चक्कर में हमारी बढ़ जाती हैं। इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो आपका बैंकिंग सेक्टर आउट परफॉर्म करता है, उनकी इंटरेस्ट इनकम बढ़ती है, इंडेक्स बढ़ जाता है। लेकिन सेम टाइम ये दोनों कंपोनेंट ऐसे हैं जो आपकी इकोनॉमी को जो है वो डिस्टर्ब कर रहे हैं और उसको आप बिल्कुल ख़त्म कर रहे हैं। तो मईशत के लिए कैसे बैरोमीटर है? क्योंकि लोग कहते हैं कि मार्केट बहुत अच्छी चल रही है, इंडेक्स 60,000 प्लस हो गया, इकोनॉमी फ्लरिश कर रही है, ये ज़रा मुझे बताइएगा। एक्चुअली ये एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है जो हमारे स्पेशली सोशल मीडिया पे कुछ लोग फैलाते हैं। वी ऑल नो कि स्टॉक मार्केट जो है वो करंट इकोनॉमी का बैरोमीटर नहीं होती, लेकिन स्टॉक मार्केट फ्यूचर इकोनॉमी का बैरोमीटर होती है। ओके, ठीक है। वो जितनी दुनिया की मार्केट्स होती हैं ना, जो जैसे स्टॉक हो या कोई और जो फाइनेंशियल मार्केट्स हैं, वो जो फ्यूचर होता है ना उसको बिल्ड कर लेते हैं अपनी प्राइसिंग में। वो देख लेती हैं, उनको वो फॉरवर्ड लुकिंग होती है कि आगे क्या होने जा रहा है, उस चीज़ को वो अपनी प्राइसिंग में शामिल करते हैं। और आजकल की जो मार्केट बढ़ रही है उसका ताल्लुक आपकी करंट इकोनॉमी से नहीं है। मार्केट ये देख रही है कि आगे क्या होने जा रहा है, आज कोई गवर्नमेंट स्टेबल आ रही है या नहीं आ रही, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स होंगी या नहीं होंगी। मार्केट ने उस पर एक व्यू लिया है और पॉजिटिव व्यू लिया है, और ये लिया है 3 महीने की जो अच्छी गवर्नेंस इस गवर्नमेंट की है उसको सामने रखते हुए। जो कुछ इस गवर्नमेंट ने अचीव किया है ये उसका नतीजा है कि लोग समझ रहे हैं कि आगे भी ये सब कुछ चलेगा। तो हम फ्यूचर पर्सपेक्टिव में देखें इंडेक्स की, इसलिए रिस्पॉन्ड कर रही है मार्केट्स। ये क्योंकि हमारे सियासतदान कहते हैं ना कि मार्केट जनाब देखें हमारे दौर में इतनी बढ़ गई, इतनी बढ़ गई वो। एंड मोर इम्पॉर्टेंट चीज़ सर कि ये जो 6% का नारा है ग्रोथ का, 7% का और एशियन टाइगर बनाने का, मैं ये समझता हूँ कि बुनियादी जो जड़ है फसाद की वो यहीं से शुरू होती है। क्योंकि आप जहाँ पर जाते हैं 6% ग्रोथ पे, आप अपनी इंपोर्ट्स को खोल देते हैं और उसके बाद एक बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस खड़ा होता है, डॉलर शॉर्टेज हो जाती है, आप IMF पे खड़े होते हैं। क्या ऐसा नहीं है कि हम एक मॉडरेट लेवल अपना जो है वो 2-2.5% का फॉर नेक्स्ट 10-12 ईयर्स का लेकर चलें और इस दौरान हम इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन के ऊपर काम करें? तो ये इकोनॉमिक मॉडल जो है हमारा, ये कितना? देखिए
मार्केट में तो कई, यानी इकोनॉमी में कई एरियाज़ हैं जिन पे इमीडिएटली काम करने की ज़रूरत है। आई थिंक जो आपका सबसे जो क्रिटिकल एरिया है वो तो एनर्जी सेक्टर है, जहाँ से कि अब आप देखिए कि उसका जो सर्कुलर डेट है गैस और इलेक्ट्रिसिटी मिलाकर, दैट हैज़ बिकम ऑलमोस्ट 4% ऑफ द GDP। हाँ, ये दिस इज़ अनसस्टेनेबल। ये जो पूरा एनर्जी सेक्टर है ना, ये पूरा मुल्क लेके बैठ सकता है। इसको इमीडिएटली एड्रेस करने की ज़रूरत है। इसमें है क्या? इसमें टैरिफ रेशनलाइजेशन है जो कि अभी हुई है, आगे भी चल के इनको करनी पड़ेगी। उसके अलावा अगर थेफ्ट है चीज़ों का तो वो होना चाहिए, अगर सब्सिडीज़ हैं तो वो ख़त्म होनी चाहिए। तो ये रिफॉर्म एनर्जी सेक्टर की मेरे हिसाब से सबसे क्रिटिकल जो इमीडिएट प्रायोरिटी है ना, वो दो चीज़ें होनी चाहिए। एनर्जी सेक्टर रिफॉर्म्स होनी चाहिए, और जो हमारे जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज़ है ना, इनको इमीडिएटली इनके जो लॉसेज हैं वो किसी तरीके से ख़त्म करने चाहिए। तो ये तो 2 एरियाज़ हैं। ये जो आपने बात की कि इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन हो, दिस कैन बी द लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी, जिसमें कि थोड़ा सा टाइम। अभी गौहर एजाज साहब कुछ दिन हुए टीवी पर थे, एक बात वो सही कर रहे थे कि हमें उन मुल्कों पे फोकस करना चाहिए जहाँ पर हमारा ट्रेड डेफिसिट है। जिन मुल्कों के साथ, जैसे यूरोप और US में हमारा ट्रेड सरप्लस है, सही, तो वहाँ तो हम अच्छा कर रहे हैं, हम वहाँ एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं, इंपोर्ट वहाँ से कम करते हैं। लेकिन कुछ मुल्क ऐसे हैं जैसे चाइना है, चाइना से हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो $18 बिलियन का है। तो क्या ऐसा है कि हम क्यों नहीं एक्सपोर्ट कर पाते? तो हमें देखने चाहिए कि क्या चीज़ें ऐसी हैं जो कि चाइना को चाहिए, जो कि हम उनको एक्सपोर्ट कर सकें और इस डेफिसिट को जीरो पे ला सकें। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म जो स्ट्रैटेजी है उसको सामने रखते हुए बिलखुसूस आजकल के दौर में इंटरिम पीरियड के अंदर जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को लेकर चला जा रहा है, अगली आइंदा मुंतखब होने वाली पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स जो हैं उसको कंटिन्यू रखें। दैट्स नीड ऑफ द आवर। वो तो सारी मार्केट्स ये एक्सपेक्ट करती हैं कि कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिसीज जो हैं वो होनी चाहिए, वरना इन्वेस्टर कभी भी उस इकोनॉमी में आएगा ही नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया नजम अली साहब, CEO नेक्स्ट कैपिटल हमारे साथ मौजूद थे। और पाकिस्तान की मईशत इस वक्त किस तरह इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को रीड किया जा रहा है और फ्यूचर्स के लिए आगे आने वाले दिनों के लिए किस तरह से देखा जा रहा है, और जो कंटिन्यूशन है पॉलिसीज़ की वो इंतहाई ज़रूरी है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह।